46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। कौन सा पौधा है जिसमें केवल 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प खिलता है? क्या सूर्यमुखी है या पीपल है, नीला कुरेंजी या नीम? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी में 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलता है, जिसका चित्र आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हैं। नीलगिरी पर्वत को अपना नाम इन्हीं नीले कुरंजी के पुष्पों के आच्छादित होने के कारण नीलगिरी पर्वत पड़ा है। क्योंकि ये जो पुष्प हैं कुछ इनका संरचना दिखाई देगा किस कलर में है, क्योंकि ये नीले कलर के ही हैं, फेमस है, नीले कुरंजी के हैं। तो इसी के आधार के नाम पर उसकी नीलगिरी पर्वत नामकरण के लिए आज हम जानते हैं। यह पौधा 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार फूल देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का क्या उदाहरण है? तो यहाँ पे आप तस्वीरों से भी समझ गए होंगे कि अदरक जो है वह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद के बारे में जिक्र किए हैं पूरे डिटेल्स में, वीडियोज में भी और क्लासेज में भी। प्रकंद का क्या कहानी है, कैसे प्रकंद के माध्यम से पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है कलिका रोपण का उदाहरण है। कलिका रोपण का क्या उदाहरण है? कायिक जनन या उत्तक संवर्धन या लैंगिक प्रजनन या फिर प्रकीर्णन? तो ये गलत है, हमारा कायिक प्रवर्धन सही आंसर है। कायिक प्रवर्धन है कलिका रोपण का उदाहरण। कलिका रोपण यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कलिका रोपण क्या है? कायिक यानी कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इस पिक्चर के माध्यम से। इस पिक्चर को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये पिक्चर जो है ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? तो कोनिडिया द्वारा होता है। कहाँ है कोनिडिया? इसमें खोजेंगे, यहाँ पे दिखाई दे देगा, कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया खोजेंगे, यहाँ दिखाई दे देगा। तो हम लोग इस तस्वीर को देख करके, इस तस्वीर को आप लोग बना भी सकते हैं बैठ करके और नोट भी कर सकते हैं कि कोनिडिया इसमें दिखाई किधर देता है। और पेनिसिलियम यहाँ पे चित्र में, पेनिसिलियम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले कोनिडियोफोर और फिर कोनिडिया और फिर जर्मिनेशन कोनिडिया, यानी नए कोनिडिया के रूप में दिखाई देता है। तो सबसे पहले ये कोनिडिया बनता है कुछ इस तरीके का कोनिडिया से, और इसके बाद ये जो है ये कुछ इस तरीके से जर्मिनेशन होता है कोनिडिया का, और फिर से यह वृद्धि करके पूर्ण कोनिडिया का रूप ले लेता है। यही पूरा प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, बहुत इजी है, हाइसिंथ या जलकुंभी कहते हैं इसको, और ये इस तरीके का दिखता है। अब आप लोग इसको देख करके पानी में पहचान सकते हैं कि ये पौधा कहाँ दिखाई देता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र कर दें तो ये इसका कहानी है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जो मूलतः अमेज़न का है। अमेज़न की नदियों में पाई जाती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बांग्लादेश यानी बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को, या फिर इसको हम लोग एक नाम देते हैं हाइसिंथ। तो हाइसिंथ कहें या फिर हम लोग इसको कह दे जलकुंभी, या इसको हम लोग कह दे बंगाल का आतंक। तो ये तीनों के तीनों कहानियाँ एक ही है, हाइसिंथ, जलकुंभी और इसी को हम लोग कहते हैं बंगाल का आतंक कहते हैं। जैसे बिहार का नदी जो है कोसी नदी, उसको शोक नदी कहते हैं, वैसे जलकुंभी एक ऐसी। तो ये ऑक्सीजन खींच लेती है जल से। अब बचते केवल हाइड्रोजन जिसको पी करके मवेशी मरते हैं या फिर बीमार पड़ते हैं और फिर से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जितने भी कुछ ब्रायोफाइटस टाइप के पौधे होते हैं जो कि पत्थरों पे अलग अलग वो चिपक करके, यानी ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं, जैसे मोसेस, हर्नवर्ट आदि। यह संसार
के हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का नहीं है। पत्थरों वगैरह पे ऐसे अलग अलग जगहों पे जहाँ सड़े गले काफ़ी लंबे समय से पुराने ऐसे पड़े हुए हैं बरसात वगैरह में, ऐसे जगहों पे ये उगे हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग। एक लिंगता को तो एक लिंगाश्रय हो जाएगा, एक लिंगता है एक लिंगाश्रय सीधे कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो अगला प्रश्न है निषेचन का परिणाम क्या होता है। तो निषेचन का परिणाम ये है ना कि भ्रूणपोष बनेगा। क्या बनेगा? निषेचन के परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और अगला प्रश्न है हमारा कि निषेचन के द्वारा, ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि बीजाणु जो है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मांस, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो इसको रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। क्या क्रिप्टोगेम्स? क्रिप्टोगेम व्यापक अर्थ में, साधारणत अर्थ में नहीं कहा जाता है, इसको व्यापक अर्थ में कहा जाता है। को कहते हैं जिनसे प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है। बीजाणुओं की सहायता से इसमें जनन होता है। और ग्रीक भाषा में क्रिप्टोज का अर्थ होता है गुप्त तथा गैमिन। गैमिन का अर्थ होता है विवाह करना, यानी गुप्त यानी छिपा करके विवाह करना, यानी ये ऐसे इनमें विवाह या फिर ये प्रोसेस जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है जो छिपा करके होता है। और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। अर्थात क्रिप्टोगेम्स पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो एक बार आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, फिर से हम चर्चा कर लेंगे, इस पर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगला प्रश्न फिलहाल देखेंगे, साइकस में परागण होते हैं। कैसे होते हैं? तो 3 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। साइकस में परागण वायु द्वारा होता है और वायु में इसका परागकण उड़ते रहते हैं और यह परागकण 3 न्यूक्लियस वाले होते हैं। बहुत आसानी से इसको याद रखेंगे, मोटा मोटा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। केचुआ कैसा प्राणी है? केचुआ सीधे सीधे कहेंगे कि केचुआ क्या है? द्विलिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है। यह एक कृमि है जो लंबा होता है, वार्तुकाल होता है, ताम्रवर्णक होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। केचुआ यानी ओलिगोकीटा संघ का सदस्य है। केचुआ के शरीर में लगभग 100 से 120 तक खंड होते हैं, यानी 100 से 120 खंड इसके पूरे बॉडी में पाए जाते हैं अगर इसको खंडित करके देखा जाए तब। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 57 नंबर है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा प्रजनन करता है। तो वॉकिंग फर्न जो होता है वो पत्ती के अग्रभाग द्वारा क्या करता है? जनन की क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, आलू आलू के कंद में आंखें होती हैं। कैसी होती हैं? तो कक्षस्थ कलिकाएं जैसी। यहाँ पे कक्षस्थ कलिकाओं को दिखाया गया, यहाँ पे गौर से देखिएगा तो आंखों को यहाँ पे दिखाया गया है। आप भी काफ़ी इजीली देख करके समझ सकते हैं कि ये कहाँ है, किस अवस्था में। आलू के कंद की कक्षस्थ कलिकाओं को सामान्य भाषा में आंखें कहते हैं, जिससे नया पौधा तैयार किया जाता है। आलू में कायिक जनन की प्रक्रिया को यहाँ पे दिखाया गया है, इसको देख सकते हैं, बना भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी है होता है। कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी होता है? तो पाइनस जो है ये उभय लिंगाश्रयी होता है। उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है? मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब यानी जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे हों तो ऐसे पौधे को एक क्षयक कहते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि। एक क्षयक पौधे में बहुधा क्या देखने को मिलता है कि नर पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही पे मौजूद हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो निम्न में से कौन एक लिंगी है। कौन सा इसमें से है जो एक लिंगी? पपीता एक लिंगी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस पपीते के फूल की संरचना यहाँ पे है। पपीते के फूल यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं। ऐसे फूल जिनमें केवल पिस्टिल यानी मादा जनन अंग होते हैं या पुंकेसर नर जनन अंग होते हैं, एक लिंगी फूल कहे जाते हैं जिसमें एक ही लिंग मौजूद है। मकई हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी, इसके कुछ सामान्यतः उदाहरण है जो एक लिंगी होते हैं। ऐसा फूल जिसमें पिस्टन यानी मादा जनन अंग और पुंकेसर दोनों होते हैं उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी फूल
कहते हैं। जैसे सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, इसके कुछ सामान्य उदाहरण है। एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों समझ में आ गया होगा। हम बाकी क्वेश्चन को करते हैं आगे, तब तक देखते रहिए आप लोग। धन्यवाद।